नमस्कार। अगर आप इलेक्ट्रिक कार या कोई अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम है आपके लिए, क्योंकि अब ये हो जाएंगे सस्ते। नए बजट में सरकार ने ऑटो कंपनियों के साथ साथ जनता की जेब का भी खासा ख्याल रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में ऑटो सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार का लक्ष्य है स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता होने के साथ साथ आयात पर निर्भरता भी कम हो। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी खास विषय पर। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ रहेंगे दो खास मेहमान भी। केंद्रीय बजट 2025-26 में लिथियम बैटरियों और संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कर छूटों की घोषणा की गई है। लिथियम आयन बैटरी और 12 दूसरे मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरियां सस्ती होने की संभावना है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो अधिक किफायती हो जाएंगे। इन कदमों से स्थानीय सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलने और ग्रीन एनर्जी और डिजिटल डिवाइस प्रोडक्शन की दिशा में भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार न केवल बैटरी उत्पादन खनिजों पर आयात शुल्क को कम कर रही है, बल्कि इंडस्ट्री लीडर्स को भी कम लागत पर ईवी बैटरियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार द्वारा लिए गए इन सभी महत्वपूर्ण फैसलों से कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाएंगे। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 70% वाणिज्यिक वाहन, 80% दोपहिया वाहन और 30% तक निजी वाहन ईवी बन जाए। और किस तरह से ये कदम जो है उठाए गए हैं, वही हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको समझाने की इस वक्त कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो ये वाहन हैं इनके दाम सस्ते हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इनके दाम सस्ते करने पर ख़ास फोकस है, और ये कैसे किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें या व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इसकी जो मांग थी वो काफ़ी समय से हो रही थी। इसके साथ ही लिथियम बैटरी की प्रोडक्शन और इससे जुड़े सेक्टर्स पर भारी छूट जो है वो दी गई है, तो वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा कदम बताया जा रहा है। सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, जो स्थानीय विनिर्माण है उसमें बढ़ावा हो, इसलिए ये लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे जो विदेशों पर बढ़ रही निर्भरता है उसको कम जो है किया जा सकेगा, यानी कि जो आयात है वो कम होगा। साथ ही पीएमई ड्राइव योजना का बजट भी 1870.76 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, तो ये भी इस क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ा कदम है। साथ ही पीएलआई योजना का बजट भी 346.87 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2818.85 करोड़ रुपए कर दिया गया है, तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं जो हैं देखी जा रही हैं इससे। साथ ही कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, लेड, जिंक जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके साथ ही जो 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं, इन पर जो है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो हट गई है। तो ये अपने आप में गेम चेंजर कदम जो है साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बैटरियों, सेमीकंडक्टर्स और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के लिए ये आवश्यक होते हैं, और इन पर जो है ये बेसिक ड्यूटी ख़त्म करने से ये सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बहुत सी एडिशनल चीज़ें हैं, 35 एडिशनल ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा कदम है। मोबाइल फ़ोन बैटरी निर्माण में आवश्यक 28 वस्तुएं भी शुल्क मुक्त कर दी गई हैं। तो ये सब जो कदम हैं इससे काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। अगर इस पूरे सेक्टर की बात करते हैं, अब बताते हैं क्या होगा इससे असर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी जो है वो इससे सस्ती मिलेगी, और अगर वो सस्ती मिलेगी तो इलेक्ट्रिक वाहनों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घट जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर घट जाएगी तो अपने आप में ये सब सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और यही सरकार का लक्ष्य है। लिथियम आयन बैटरी के सस्ते होने से आयात पर जो निर्भरता है अभी, चाहे चीन हो चाहे अन्य देश हो, तो वो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ऑटो उद्योग को एक नया आकार मिलेगा, एक नया विस्तार मिलेगा, क्योंकि अगर हम इन सब की बात करते हैं तो जैसे सड़क परिवहन के लिए तेल की खपत और
निर्भरता में उल्लेखनीय इससे कटौती भी होगी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इसका आयाम कहा जा रहा है। भारत की वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में स्थिति जो है वो मजबूत होगी। तो इन कदमों से कई तरह के जो कदम है वो जो है अपने आप में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। मौजूदा पीएलआई योजनाओं के पूरक के रूप में ये जो कदम है ये काम करेंगे और इससे बहुत महत्वपूर्ण बताना ये भी हो जाता है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा उससे भी इसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिक वाहन है, बैटरी और मोटर्स हैं और कंट्रोलर्स हैं, इनके समर्थन को राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की बात भी कही गई है। तो ये तमाम कदम हैं जिससे कि इस पूरी इंडस्ट्री में एक नया बूस्ट आएगा और उसके साथ ही जो कस्टमर हैं उनको भी किफ़ायती दामों पर ये व्हीकल मिलेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी और उससे जो बाज़ार है उसकी स्थिति है काफ़ी अच्छी होने की जो है पूरी संभावना है। क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, आइए आपको दिखाते हैं। I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर बताएं साल 2024 की, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनकी बिक्री ने नए रिकॉर्ड कायम किए। 2024 में 19,49,114 यूनिट्स इलेक्ट्रिक वाहन बिके। वर्ष 2024 में हर दिन 5,325 वाहनों की बिक्री हुई, 27% की वृद्धि हुई। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, इसकी सेल्स की बात करते हैं, ये एक बड़ी छलांग है। साल 2023 के मुकाबले 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 27% की वृद्धि हुई। 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 15,32,389 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। 2024 में ये संख्या 4,16,728 यूनिट से बढ़कर 19 लाख से अधिक हो गई। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की जो पकड़ है वो भी काफ़ी मजबूत इसमें हुई है और भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जो डिमांड है वो सबसे अधिक देखी गई है। कुल ईवी बिक्री का 59% हिस्सा टू व्हीलर्स का रहा है और 35% हिस्सेदारी थ्री व्हीलर्स की रही है। जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनका योगदान 5% का रहा है और 2024 में 11,48,575 यूनिट्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिके, जो 2023 की तुलना में 33% ज़्यादा हैं। थ्री व्हीलर्स की बिक्री 18% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो 35% हिस्सेदारी है वो थ्री व्हीलर्स की रही है। तो अपने आप में एक बड़ा बाजार है, बड़ी संभावनाएं हैं और किस तरह से ये जो सरकार के कदम है इन संभावनाओं को बढ़ाएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सहर्ष तमानी जी जुड़े हुए हैं जो CEO वादा हैं और नरेंद्र तनेजा जी जुड़े हुए हैं जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं। सहर्ष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के जो ये कदम है, एक बड़ा लक्ष्य सरकार ने तय किया है, अब ये कदम उस लक्ष्य को कितना पूरा करते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, केंद्रीय बजट, नमस्कार मैडम, थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। देखिए, केंद्रीय बजट 2025 ने भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में जो अपना ताकत दिखाई है, इससे ईवी अपनाने में तेजी आएगी और इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव, पॉलिसी सपोर्ट के माध्यम से ये बजट ईवीज को अधिक किफायती घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। आज हमें ये देखने की जरूरत है कि अभी टोटल टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो टोटल टू व्हीलर है उसका 6.1% इलेक्ट्रीफाइड है। थ्री व्हीलर में इलेक्ट्रिफिकेशन आज 56-56.5% पे है। पैसेंजर व्हीकल जो है वो करीब 2.5% इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। कमर्शियल व्हीकल, बसेस और ट्रक्स को अगर हम देखते हैं तो वो करीब 1% इलेक्ट्रीफाइड है। एंड ओवरऑल जैसा हम कैलेंडर ईयर 24 के अंत तक हम देख रहे थे, करीब 5.5% व्हीकल्स, गाड़ियां आज जो रास्ते पे चल रही है वो इलेक्ट्रीफाइड है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो अभी तक हमने ग्रोथ दिखाई है
और जो ये बजट हमें बता रहा है, इससे ये ग्रोथ में एक हॉकी स्टिक का जंप हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम देखें, अभी जो ऑटो एक्सपो की समाप्ति हुई है और जो ओईएम्स ने अभी अनाउंसमेंट की है, इस साल करीब-करीब 35 ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें देखने को मिलेगा। इससे हमें ये भी दिखेगा कि जो आज तक कस्टमर्स को अपने डीलरशिप पर ईवीज कम दिखती थी, इन 35 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से कस्टमर का फुटफॉल बढ़ेगा। इसके अलावा जो रेंज एंग्जाइटी होती थी, वो रेंज एंग्जाइटी अब कम हो रही है क्योंकि बैटरी सस्ती होती जा रही है। इसके चलते हमें रेंज ज़्यादा मिल रहा है। और इसके अलावा जो एक ईवी का प्राइस हम देखते थे कि महंगी होती थी गाड़ी आइस के कंपैरिजन में, करीब-करीब 20 से 30% ज़्यादा महंगी रहती थी। अभी ये जो सब्सिडीज अनाउंस हुई है, जिसके कारण जो लिथियम आयन बैटरीज है, ये सस्ती होगी। अभी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है और अपने दर्शकों को बताना ये भी बहुत ज़रूरी है कि लिथियम आयन बैटरी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 50 से 60% कंट्रीब्यूट करता है। अब जब ये बैटरी सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ियां अपने आप सस्ती होनी चालू होंगी। और जो ये सब्सिडी हमें मिल रही है सरकार से, इसके चलते हम ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि करीब-करीब 18 से 20% लिथियम आयन बैटरीज में अभी कटौती हो जाएगी इस बजट के चलते। इसके अलावा अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो कि ईवी संबंधित कंपोनेंट्स और वाहनों पर अत्यात शुल्क, जो आयात शुल्क जो 40% से घटकर 20% कर दिया गया है, इसके चलते आयातित ईवीज और स्थानीय रूप से असेंबली किए गए वाहनों की भी लागत में कमी आएगी। इससे हम ये देखते हैं कि करीब-करीब 7 से 10% इसके चलते गाड़ियों की दाम में कटौती होगी। और अगर हम पूरा इक्वेशन समझे तो बैटरीज के चलते और कंपोनेंट्स के चलते हम ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि अगर कोई ईवी 15 लाख की थी, ये बजट अनाउंसमेंट के बाद, सब्सिडीज आने के बाद में करीब-करीब 2 से ढाई लाख रुपए का डिस्काउंट या 2 से ढाई लाख रुपए का जो प्राइसिंग है वो कम हो जाएगा। मतलब जो 15 लाख की ईवी गाड़ी थी वो करीब-करीब 12.5 से 13 लाख रुपए में आएगी। तो इससे एक तो आम कंज्यूमर के पहुंच में आ जाएगी ईवी की गाड़ियां, बैटरीज का जो दाम कम हो रहा है, इसके चलते रेंज बढ़ती जा रही है गाड़ियों में, तो जो रेंज एंग्जाइटी थी वो भी कम हो जाएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है पीएम ई ड्राइव स्कीम के थ्रू और इस बजट के थ्रू, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे देश में बनने लगेगा, इसके चलते हम जगह जगह पर चार्जर्स देख पाएंगे। और जो कस्टमर्स एक गाड़ी अपनी शहर में चलाते थे और हाईवे पे जाने से झिझकते थे, वो झिझक भी अब कस्टमर्स की कम होगी। तो ओवरऑल ये एक आइसिंग ऑन द केक है। ईवीज का दौर है। करीब-करीब हम 14,000 करोड़ रुपए खर्चा करते थे तेल के इंपोर्ट पर। इससे हमें उस पे इंडिया का जो फॉरेक्स था वो बहुत ज़्यादा बाहर जाता था। इसके चलते वो फॉरेक्स में हम सेविंग कर पाएंगे। ग्रीन एनर्जी के चलते हमारे सिटीज़ में, हमारे देश में बहुत ऐसी सिटीज़ है जहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत होता है। अगर हम देखें दिल्ली नंबर 1 है पोल्यूशन में इंडिया। तो इन सब के चलते इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, गाड़ियां ज्यादा बिकेगी, कम दाम होगा आइस व्हीकल के कंपैरिजन में। बिल्कुल कम दाम होगा। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तनेजा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये ऊर्जा का एक बहुत अच्छा विकल्प दे रहे हैं, चाहे आयात में निर्भरता कम करनी हो जब हम एनर्जी की बात करते हैं, या फिर हम प्रदूषण रहित वातावरण की भी अगर बात करें, ग्रीन मोबिलिटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको कितनी रफ्तार ये दे रहा है और उसका क्या कुछ फायदा देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से सरकार का फोकस रहा है इस बात को कि देश के अंदर ज्यादा जो ग्रीन एनर्जी है उसका विकास हो, और ग्रीन परिवहन, जो सारा हमारा देश का परिवहन है, वो देखा आपने सरकार पूरे देश में जो है न्यू जनरेशन रोड्स का आज का निर्माण हो रहा है, जगह जगह एक्सप्रेसवेज बन रही हैं। तो जाहिर है उस पर चलने वाले वाहन जो हैं वो सरकार चाहती है इस तरह के चलें जिससे प्रदूषण कम से कम हो। और साथ साथ ये है कि जो हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका निर्माण है उसको भी प्रोत्साहित किया जा सके। और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं, है ना, उसके अंदर जो बहुत बड़ी कीमत होती है वो बैटरी की होती है।
तो इसलिए सरकार ने जो कुल मिलाकर के जो एक बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, वो लिथियम पे है, जिंक पे है, कोबाल्ट पे है, उसको सरकार ने हटाया है। तो कुल मिला के प्रयास इस तरफ है कि जो बैटरी का निर्माण है हमारे देश के अंदर हो और साथ में उसकी कीमत कम हो जाए। चूंकि बैटरी की कीमत जो होती है वो ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बड़ी भूमिका उसकी होती है, तो लिहाजा अपने आप ही कार नीचे आ जाएंगी। अभी तक आपने देखा है कि किस हिसाब से हमारे यहाँ तमाम टू व्हीलर जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। दिल्ली जैसे कई शहरों में आप जाइए, आजकल आपको तमाम रिक्शा जो है इलेक्ट्रिक रिक्शास दिखते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो चार पहिए का जिसको हम लोग कार बोलते हैं, उसमें भी खास तौर से जो खुशी की बात यह है कि हमारी जितनी यंगर जनरेशन है, जितनी हमारी यंगर जनरेशन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर करती है आजकल। इलेक्ट्रिक टैक्सी लेना चाहते हैं। मैं अपने घर में भी यही परिवर्तन देख रहा हूं। तो ये जो एक पुल मिलाकर के सरकार की कोशिश थी, एक तरह की एक ऐसी क्रांति आ जाए जिसके सोच के स्तर से लेकर के, बैटरी के निर्माण से लेकर के और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण तक कुल मिलाकर के सोच और उद्योग और सारा स्ट्रक्चर वो ग्रीन हो जाए। तो ये एक लंबी यात्रा है जो सरकार का जो प्रयास है उसमें। अब जो बजट में जिस तरह के हमने देखे हैं, सरकार ने सब्सिडी की बात करी है, कस्टम ड्यूटी को हटाने की बात करी है। तो ये जो पूरी एक सोच में देश में परिवर्तन आ रहा है और कुल मिलाकर के एक जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा है परिवहन के क्षेत्र में, उसको बहुत बड़ा एक पुश है। लेकिन हमें ये साथ में ध्यान रखना पड़ेगा, दो बड़ी चीजें इस बजट में आपको दिखाई दी हैं। इसके साथ साथ अगर हमारी कार जो है वो चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, लेकिन वो बिजली का निर्माण वो भी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी हो सके, मतलब इस तरह से हो जिससे प्रदूषण ना हो, उसके लिए सरकार ने जो आणविक ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा को लेकर के इसी बजट में भारी घोषणाएं करी है, नीति परिवर्तन किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो आकर के जो है आणविक ऊर्जा जो है, बिजली जो है यानी एटॉमिक पावर, उसके अंदर हिस्सेदारी ले सकेगा। उसके अलावा ये जाकर के उसमें नई जनरेशन की जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, जिनको हिंदी में भट्टी बोलते हैं, उसके निर्माण की बात करी है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं दो भारी परिवर्तन, एक तो सरकार की तरफ से नए इंसेंटिव्स, देश के अंदर इसका निर्माण हो, इसके लिए बहुत जबरदस्त एक नीति की घोषणा। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन आज हमारे देश में जो युवा है वो इसको अडॉप्ट कर लिया और इसको वो एक क्रांति के रूप में परिवर्तन कर रहा है। शहरों में रहने वाले युवा जो समय की मांग है उस नब्ज को सरकार ने पहचाना है। सहर्ष जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि जो एमएसएमईज हैं इस क्षेत्र से जुड़ी, उनको भी काफी बढ़ावा मिलेगा। समझना चाहेंगे कैसे उन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और कितना उनका भी विस्तार होगा। देखिए, एमएसएमईज एक तरह से भारत के बिजनेस की नींव है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो हमारे देश में है वो एमएसएमई के रूप में है। और इसके चलते हम ये देख रहे हैं कि एमएसएमईज जो इसके अलावा अगर हम देखते हैं, स्पेशली एमएसएमईज को जो इंपोर्ट में जो ये हमें छूट मिल रही है, इसके चलते नए नए एमएसएमईज उद्योग कंपनीज, हमें नई नई कंपनीज इंडिया में आते हुए दिखेंगी। और स्टार्टअप में जो नई कंपनीज आ रही है, जो नए टेक्नोलॉजीज में कंपनी आ रही है, क्योंकि ईवी आज क्या है, ईवी में इंजन नहीं है और इंजन के बदले अब हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिख रहा है, और जो पूरी की पूरी ब्रेन है गाड़ी की वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन है। अब सॉफ्टवेयर ड्रिवन जब ब्रेन हो जाता है गाड़ी में, तो हम ये देख रहे हैं कि एमएसएमईज में जो न्यू स्टार्टअप्स आएंगे वो किस तरह सॉफ्टवेयर को एम्पलीफाई करके गाड़ी को और बेहतर तरह से बना सकते हैं। आज हमें ADAS 2 गाड़ी में दिखने को मिलता है, जिससे कि गाड़ी ऑटोमेटेड हो रही है, और इस ऑटोमेशन को हम किस तरह और बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह और एक्यूरेसी इसमें ला सकते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो गया है। तो एमएसएमईज के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बजट में जो हमें देखने मिल रहा है, नए नए स्टार्टअप्स और आएंगे जो स्पेशली ईवी सेक्टर में नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, नई एक्यूरेट पिक्चर्स, ग्राफिक्स जो गाड़ियों में चाहिए होती है, जो रडार सेंसिंग कैपेबिलिटी हमें चाहिए होती है, जो गाड़ी में को ऑटोमेट करने में हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, इन सब पे एमएसएमईज का रोल एक बहुत अच्छी तरह से निकल के आएगा। और जो भी हमें बेनिफिट दिख रहा है इस बजट में, उसके चलते एमएसएमईज को बढ़ावा जरूर मिल रहा है। प्लस स्पेशली
स्टार्टअप्स को बहुत एक बढ़ावा देने की कोशिश की गई है इस बजट में। बिल्कुल। तनेजा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि जो आयात पर निर्भरता है, इंपोर्ट पर निर्भरता है, अलग अलग कंपोनेंट्स की, वो कम होगी। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा सेक्टर की बात करते हैं, तो तकरीबन 85% जो कच्चा तेल है अभी हम आयात करते हैं और विदेशी मुद्रा का एक जो है बड़ा दबाव इस पर हो जाता है। अगर 2030 की हम बात करें, 30% वाहनों को अगर ईवी में कन्वर्ट करके जो सरकार का लक्ष्य है, उसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के तेल के आयात को बचाया जा सकता है। कितनी बड़ी ये बचत है और किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा उद्योग पर भी, आम लोगों पर भी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो सरकार की नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके है, ग्रीन एनर्जी को लेके है, उससे जो ये तो जाहिर है कि हमारा जो है कुल मिलाकर के ये होगा कि देश के अंदर ज्यादा चीज का जो है हमारी उपलब्धता हो सके। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 140 करोड़ की आबादी है और तमाम वो तबका जो अभी तक गरीबी की रेखा नीचे से था, वो धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास बन रहा है, लोअर मिडिल क्लास में आ रहा है, अर्थात वो वाहन लेना चाहते हैं। तो ये अभी हमारी आयाती तेल पर निर्भरता 88% हो चुकी है। और दूसरी बात ये हमें देखना है कि जो तेल का प्रयोग होता है, जिस हिसाब से हमारे यहाँ एविएशन सेक्टर का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, इसके अलावा तमाम और उद्योग बन रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है ऐसा कि सरकार का प्रयास है इथेनॉल लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल ला करके आयात पर निर्भरता कम से कम की जाए। लेकिन साथ में चूंकि हमारा ये भी लक्ष्य है कि 9% 10% हम जीडीपी ग्रोथ लेके आए और हमारा देश जो है वो विकसित देश बन सके, तो बहुत ही अच्छा सरकार का टारगेट है। लेकिन इस फील्ड का, क्योंकि मैं इस पे स्पेशलाइज करता हूं, मुझे लगता है सरकार और हम देश के सामने चुनौती जरूर रहेगी, क्योंकि हमारे को बहुत अभी तेल चाहिए, हमें प्राकृतिक गैस भी चाहिए और दूसरी तरफ ये कि पूरे देश के अंदर जो है हमको जॉब भी क्रिएट करने हैं। तो तेल की भूमिका या जिसको फॉसिल फ्यूल की भूमिका हमारे देश में अभी फिलहाल बहुत जल्दी कम होने वाली नहीं है और जो आयात है वो जल्दी कम होने वाले नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तेजी से आयात पर निर्भरता बढ़ती, उस पर ब्राम लगेगा, उस पर रोक लगेगी। लेकिन ये 88% आज है, ये 90% भी हो सकता है, क्योंकि विकास जो है, सरकार की प्राथमिकता देश में विकास होना चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए। उस सब के लिए जब तक तेल की आवश्यकता होगी, अगर आयात की हो तो आयात करना पड़ेगा, जरूरत होगी तो लाना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रीन एनर्जी की जो शुरुआत हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआत हुई है, ये एक ऐसा कदम है जिसके आने वाले समय में एक थोड़ा समय लगेगा, लंबी यात्रा है, लेकिन निर्भरता कुल मिला के कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी आने वाले कुछ वर्षों में एकदम ये कम हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। सहर जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की स्थापना की बात भी कही गई है। अगर इसे पीएलआई से लिंक करते हैं या पुरानी जो योजना है उससे लिंक करके देखते हैं, तो इससे पूरे सेक्टर में और स्टार्टअप्स की जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें कितना बूस्ट मिलेगा? साथ ही अगर हम बात करते हैं रोजगार की, जो तनेजा जी भी अभी बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरत है, तो रोजगार के भी कहा जा रहा है कि काफ़ी जो है रास्ते खुलते हुए इससे दिखाई देते हैं। देखिए, आपने सही कहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयारी की गई है, जो ईवी बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स और ग्रिड स्केल बैटरियों के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगा। अभी जब हम ये सारी चीजें जो अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, वो अब हम अपने घर में बनाएंगे, और अगर हम अपने घर में बनाएंगे तो इसके लिए हमें बहुत बड़ा एक वर्कफोर्स चाहिए होगा। तो इसके चलते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जोरों से होगा। स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा देने की बात की गई है, जिससे कि लॉन्ग टर्म ईवी के जो प्राइजेस है उनमें कमी आएगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें ईवी के अनुमान, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग में जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, इन सब के चलते हम देखते हैं करीब करीब अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में बननी चालू हो जाती है जल्द से जल्द भी, इस साल के अंत तक अगर हम बात करें तो करीब करीब 1 से 1.5 लाख ऐसे नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जो कि इन क्लीन टेक एनवायरनमेंट में काम करेंगे, जो बैटरीज बनाएंगे, मोटर्स, कंट्रोलर्स और ग्रिड स्केल की बैटरियां बनाने के लिए हमें सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के तरफ बहुत बड़ा जोर है और 1 से 1.5 लाख का एम्प्लॉयमेंट इसी साल में हमें देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये हमारे भारत में बननी चालू होगी।
बिल्कुल। तनेजा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है और जो असर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम एक और डायरेक्ट असर की बात करते हैं तो आम आदमी के स्वास्थ्य पे पड़ने वाला असर, जो हम पहले प्रदूषण की हम बात कर रहे थे, ईवी का जो फ़ायदा है एक ये भी है कि प्रदूषण को ये कम करेगा, काफ़ी हद तक रोकेगा। WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि देश में 10 लाख ऐसी मौतें हैं जो समय पूर्व हो जाती हैं और उनकी एक बड़ी वजह जो है वो प्रदूषण रहता है। तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा कारण है। और खासतौर से उत्तर भारत में अमृतसर से लेकर के कलकत्ता तक आप चले जाइए, हर शहर, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल वगैरह जो ईंधन है उसका प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये उत्तर भारत में खासतौर से अगर ये ज्यादा आती है और इसका प्रसार ज्यादा होता है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फायदा तो लोगों के स्वास्थ्य को होगा। हमारा उत्तर भारत डेंसली पॉपुलेटेड है, घनी आबादी वाला है, और खासतौर से उसका सबसे बड़ा जो लाभ मिलने वाला है वो लोगों के स्वास्थ्य को मिलने वाला है। अर्थव्यवस्था को तो मिलेगा ही, क्योंकि ये मेरा ये भी मानना है कि हमारे देश के अंदर जो है ईवी के साथ, क्योंकि ईवी को बनाने में जो है आप देखेंगे तमाम कंपनियों जिनका आज आपने नाम नहीं सुना, तमाम नई कंपनियों का जन्म होगा। आप चीन में उठा करके दे दीजिए, 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं। और मुझे लगता है जैसे आपका इनिशिएटिव और टैलेंट हमारे देश के अंदर है, और खासतौर से आईटी को लेकर के और सॉफ्टवेयर को लेकर, हमारे यहाँ तो 500 कंपनी तैयार हो जाएंगी आने वाले 10 साल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगी, और नई कंपनियां होंगी। और बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया बहुत सहर बड़ी जी से ले लेते हैं। सहर जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से तनेजा जी बता रहे हैं कि एक जो है बड़ा जो सेक्टर जो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है नई कंपनियों के लिए भी और भारत के लिए भी, किस तरह से एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी हम और तैयार हो गए हैं। देखिए, ये सब न्यू एज टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। जब हम न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टार्टअप जिसमें इंडिया आज बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फाइनेंशियल प्रूडेंस के फील्ड में, ऑटोमेशन के फील्ड में, एआई और एमएल के फील्ड में आ रही है। और ईवी में इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर है। अगर आप गाड़ी को अपने आप चलने देना चाहते हैं तो गाड़ी में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। उसे ये भी देखना पड़ता है कि अगर वो जी। गूगल मैप यूज़ कर रहा है तो ट्रैफिक किस तरह है, किस तरह टाइम सेव किया जाए, किस स्पीड में गाड़ी चले। इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत जोर आ जाता है। बिल्कुल, और तमाम इसके ऐसे चलते क्षेत्र हैं जिसमें कई तरह की अभी नई तकनीक और नए क्षेत्र जो है विकसित होने की संभावना दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया सहर जी और तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।